लद्दाख, जो यूटी ऑफ लद्दाख से 54 पंचायत सेक्रेटरीज जो कि लेह एंड कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रही हूँ। उसके साथ ही आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे सेंटर फॉर पंचायती राज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड सोशल सर्विस डिलीवरी, जो एनआईआरडी में 23 सेंटर्स में एक सेंटर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम लोग ऑल द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग ही ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आप सारे लोगों को अपना नमस्कार करना चाहता हूं, जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीज जो लद्दाख से आए हैं और हिमाचल प्रदेश से जो पंचायत सेक्रेटरी भी आए हैं और कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, प्रधान और हमारे ब्लॉक लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। जो नए चुन के आए हैं प्रधान और लोग, उनको मैं अपना बधाई भी देना चाहता हूं कि अपने कड़े संघर्ष के बावजूद अपने जीत कर इलेक्शन में जीत करके आया है, वो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे आ ही गए हैं। आप सारे लोगों का पुनः NIRDPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, और एक राष्ट्रीय स्तर का एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब है हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और भारत सरकार के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको उनके कैपेसिटीज़ भी हम लोग बिल्ड करने में योगदान देते हैं। जो प्रोग्राम्स पंचायती राज मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और अन्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्रीज़ है वो अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे MG नरेगा कार्यक्रम है, जैसे NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने स्वयंसेवी समूह जितने बने हैं। तो उन सारे जिस तरह के कार्यक्रम जो बनते हैं, उन कार्यक्रमों को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए और अगर जैसे ज़रूरत पड़ता है नए कार्यक्रमों को कैसे बनाया जाए, तो इन पर हमारा काफ़ी जोर रहता है। और जितने मिनिस्ट्रीज़ हैं उन मिनिस्ट्रीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी स्वयंसेवी समूह के बारे में या उभर कर आया है कि स्वयंसेवी समूह में काफ़ी हद तक सोशल कैपिटल डेवलप किया गया है। पहले जब स्वयंसेवी समूह बने थे, उम्मीद ये था स्वयंसेवी समूह में से हम माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएंगे, ताकि जो ग्रामीण रोजगार भी पैदा हो सके, ग्रामीण उद्योग भी वहाँ से उत्पन्न हो सकेंगे, तो ग्रामीण जो इकोनॉमी है तो वो सुदृढ़ हो सके, उसका ये मकसद था। लेकिन उस मकसद तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, पीछे में रुक गए कि हम लोग ये सेविंग एंड थ्रिफ्ट में ही रुक गए, तो जिससे कि एक दूसरे को लोन ही करते जा रहे हैं। कई 15 सालों से ये होता रहा है। अभी हम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में बातचीत करके उनसे एक अनुरोध किए हैं कि भाई प्रोग्राम का ओरिजिनल जो हमारा परिकल्पना था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप करें सेल्फ हेल्प ग्रुप में से, उसी प्रकार से इनको माइक्रो एंटरप्राइजेस की ओर में बढ़ाना चाहिए। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अपना उद्देश्य प्रकटित किया है कि हम लोग 24 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस सारे देश में डेवलप करना चाहते हैं। इस तरह से हम मिनिस्ट्रीज़ को भी हम लोग गाइड करते हैं। जो मिनिस्ट्रीज़ के जो मंतव्य है, जो उनके मंशा है, तो उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। तो पूरे देश में 29 स्टेट रूरल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, हर स्टेट में एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इनके माध्यम से हम सारे स्टेट्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का प्रयास हम लोग करते हैं। आमतौर पे हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हैं, जो फैकल्टी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है उनके ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। जो स्टेट लेवल के अधिकारी है उनका ट्रेनिंग हम लोग आमतौर पे करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। आमतौर पे हम लोग पंचायतों तक ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो समस्या हमारे लिए ये उत्पन्न होता है कि कई स्टेटों में विभिन्न भाषाएं भारत देश में पूरे बोले जाते हैं, सारे भाषाओं में हम लोग अपना ट्रेनिंग यहाँ से दे नहीं पाते। हिंदी में हालांकि कुछ हद तक हम लोग बोल के हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं, हमारा फैकल्टी भी कुछ हद तक मैनेज कर लेता है, ताकि वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से भी नहीं हो तब भी वो अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन और जैसे तमिलनाडु जैसे प्रांत स्टेट है, तो वहाँ उसकी भाषा में हम लोग बोले और वहाँ के ट्रेनिंग दे तो वो हमारे मुश्किल पड़ता है। इसलिए हम लोग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शनरीज लेवल तक का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक
अपने प्रकार का यूनिक कार्यक्रम है जिसमें पंचायत सेक्रेटरीज को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये खास करके लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अनुरोध पे ये आयोजित किया जा रहा है। आमतौर पे तो इस तरह का ट्रेनिंग स्टेट लेवल पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही देता है। तो नेशनल लेवल का जब आपको ट्रेनिंग मिल रहा है तो एक उत्कृष्ट प्रकार का ट्रेनिंग आपको मिलेगा और आपको इससे काफ़ी लाभ भी पहुंचेगा, स्टेट को भी लाभ पहुंचेगा। इसी तरह से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी गिने चुने लोगों को ही हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। बाकी लोगों को मोस्टली स्टेट लेवल पे ही ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अब 2,50,000 पंचायत सारे देश में है। इतने 2,50,000 अगर पंचायत है तो उसकी में 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हर 5 साल में इलेक्शन चुन के जो आते हैं उनको ट्रेनिंग देने लग जाए तो हर साल 6 लाख लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देना है। इतना हमारी क्षमता नहीं है। हम मुश्किल से 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे पाते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत परिश्रम से, बिकॉज 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना भी इतना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन इतने लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे पाते हैं, कई माध्यमों से, कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जब SIRD की बात आ रही है तो हिमाचल का भी बात आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हिमाचल में अब प्रयास किया जा रहा है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ऊना, वहीं पे आपके स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी आने का भी प्रयास हिमाचल सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिससे आप लोग सारे लोगों को कंटिन्यूस बेसिस में फ़ायदा मिलते रहेगा। आप लोगों को ट्रेनिंग और जो ओरिएंटेशन चाहिए वो ओरिएंटेशन भी आपको मिलते रहेगा। तो एक ये आपको बड़ा लाभदायी ये चीज़ रहेगा। उसी तरह से जो लेह लद्दाख से हमारे पास अनुरोध आया है, खास करके हमारे पंचायत सेक्रेटरीज की ट्रेनिंग किया जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ट्रेनिंग किया जाए, उन दोनों लोगों का ट्रेनिंग यहाँ पे किया जा रहा है। तो आज मुझे बताया गया है कि जो आपके फील्ड एक्सपोजर होंगे, आप दोनों लोग वैलिडिक्टरी प्रोग्राम में एक साथ मिल करके प्रेजेंटेशंस करें, एक साथ मिल करके मंथन करें। तो इसका मुझे बताया गया है, जिससे एक चीज़ का हम लोग जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पंचायती राज कन्वर्जेंस, मतलब ये स्वयंसेवी समूह एक बड़े पैमाने में उभर कर आए हैं सारे देश में। लगभग 8 करोड़ महिलाएं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट से ही समूहों में जुड़े हुए हैं। 80 लाख के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं सारे देश में। इतने बड़े पैमाने में ऑर्गेनाइज किया गया है। उस तरह से 2,50,000 हमारे पंचायतें हैं, लेकिन पंचायतें और जो स्वयंसेवी समूह है इनके बीच में समन्वय नहीं होता है, इनके बीच में अपने कामकाज में कन्वर्जेंस नहीं होता है। ये कन्वर्जेंस को लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये कदम की ओर बढ़ते हुए हम ये वैलिडिक्टरी फंक्शन में जो लद्दाख के जो फंक्शनरीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट है, हमारे पंचायत सेक्रेटरीज, उन सारे लोग एक साथ बैठ करके एक संगठित कार्यक्रम बनाएंगे, एक संगठित अपने प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, ये मुझे बताया गया है। तो पंचायतों का जो काम 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पूरा अमेंडमेंट ला करके पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री उसको हेड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर्स हेड करते हैं, उसके नीचे है लोकल बॉडीज, पंचायतें हैं और म्यूनिसिपैलिटी। तो उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायतें और अर्बन लोकल बॉडीज की उसी तरह का दर्जा दिया गया है, एक गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है, 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो जो भी गवर्नमेंट काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कार्यक्षेत्र में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने कार्यक्षेत्र में काम करता है, उसी तरह से पंचायतों को भी अपने कार्यक्षेत्र में सक्षमतापूर्वक काम करना चाहिए। तभी जाके लोगों को जो सर्विस मिलनी चाहिए वो सर्विसेज मिल पाएंगे। एक सरकार में जो क्षमता होनी चाहिए वो सारी क्षमता हमें लाने की ज़रूरत है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम उस दिशा में एक कदम है। हम नहीं कह रहे हैं कि इस ट्रेनिंग से हम पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे कि आप पंचायतों को एक सरकार की ओर से चला सके। हमें ज्ञात है, पता है कि पंचायतों में संसाधनों का अभाव है, फंक्शनरीज का अभाव है, जो कर्मचारी है उनका अभाव है। तो इस तरह से इतने अभावों के साथ में पूरी सरकार को वहाँ पे चलाए तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लेकिन आपको उस दिशा में हम एक और आगे कदम ले जाना चाहते हैं। उसके बाद में कई सीख आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, कई व्यवस्थाएं आप अपने आप को बनाने पड़ेंगे, ताकि
मैं जो कह रहा था सक्षमता पूर्वक हम ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायतों का गवर्नमेंट है, इसको अच्छी तरह से हम चला सके और लोगों को जो लाभ पहुंचना चाहिए, जो सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, उस सर्विसेज हम सुचारू रूप से पहुंचा सकेंगे। ये करना इसलिए अनिवार्य और ज़रूरी है क्योंकि जो काम जिस स्तर पे होना चाहिए उसी स्तर पे होना चाहिए। जो न्यूनतम जो इकाई है, न्यूनतम जो स्तर है, उसी स्तर पे जो सर्विस दिया जा सकता है, जो काम किया जा सकता है, उसी स्तर पर वो एफिशिएंसी के साथ, कम से कम खर्चे के साथ में अकाउंटेबल तरीके से सारे लोगों के मत को जानते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। जो काम पंचायतें एफिशिएंटली और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, जो लोकल इश्यूज, जो गांव के इश्यूज है, उन इश्यूज को जिस तरह से पंचायतें अपना समझ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में उस तरह का समझ आ ही नहीं सकता है। ये विश्व प्रमाणित सत्य है। तो इसको कहते हैं कि सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल, अंग्रेजी में इसको एक प्रिंसिपल के तरीके में लाया गया है, सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल। जो न्यूनतम स्तर पे जो सर्विस दिया जा सकता है, जो न्यूनतम स्तर पर जो काम किया जा सकता है, उसी स्तर पर वो काम होना चाहिए, तभी वो एफिशिएंटली वो काम हो सकेगा और सारे लोगों को के मान्यता पूर्वक ये काम और सर्विस दिया जा सकेगा। सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल के कारण से ही ये 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है और पंचायतों को थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की दर्जा दी गई है। लेकिन हो क्या रहा है कि कई स्टेटों में के जो जितने फंड्स देने चाहिए पंचायतों को, उतने फंड्स स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं कराते हैं। जो सब्जेक्ट्स उनको देनी चाहिए, 29 सब्जेक्ट 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 29 सब्जेक्ट्स विल बी डिवॉल्व्ड टू दी पंचायतों को ये 29 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, लेकिन वो उतने सब्जेक्ट नहीं दिए गए, हार्डली कोई सब्जेक्ट वो पंचायतों को दिया गया है। तो इस तरह से पंचायतों के डेवोल्यूशन में काफी अभाव रहा है। तो उस अभाव को करेक्ट करने की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं कि 3 F's, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, इन तीनों बिंदुओं को पंचायतों में उपलब्ध जब कराएंगे तो सक्षमता पूर्वक पंचायतें अपने काम काज कर सकेंगे। तो तीनों ही बिंदुओं पर काफी अभाव रहा है। नहीं पंचायतों को जितना पैसे मिलने चाहिए, जितने फंड्स मिलने चाहिए, उतने फंड्स मिलते हैं। नहीं जो सब्जेक्ट्स का डेवोल्यूशन होना चाहिए, वो सब्जेक्ट्स का डेवोल्यूशन होता नहीं है। और तीसरा, जो कर्मचारी, जो फंक्शनरीज पंचायतों को मिलने चाहिए, उतने कर्मचारी मिलते नहीं है। इस कारण से सर्विसेज का अभाव होता है पंचायतों में, कामकाज का अभाव होता है। अब कई बारी हम स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरीज से भी हम लोग बात करते हैं कि भारत सरकार का भी ये कार्यक्रम है कि ये तीनों बिंदु, फंड्स, फंक्शनरीज एंड फाइनेंसेस एंड फंक्शंस, इन तीनों को ही पंचायतों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन स्टेट ये कहते हैं कि भाई पंचायतों में कैपेसिटी ही नहीं काम करने का। जब कैपेसिटी नहीं, ये सक्षमता नहीं है, तो हम ये उनको पैसे देने से भी उसको कैसा अच्छी तरह से उपयोग कर सकेंगे? कोई सब्जेक्ट्स उनको डिवॉल्व करेंगे तो किस तरह से उस पर वो कार्य कर सकेंगे? तो जब उनमें क्षमता नहीं है तो सब्जेक्ट उनको डिवॉल्व करने के, फंड्स उनको देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट स्तर पर ही रखना चाहते हैं, ये इनका मत है। तो जरूरी ये है पंचायतें अपने क्षमता को बढ़ाए, पंचायतों के जो फंक्शनरीज है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, अपने क्षमता को बढ़ाए। जब ये क्षमता को बढ़ाएंगे तभी स्टेट आगे आकर के ये 3 बिंदुओं को पंचायत तक पहुंचाएंगे, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो इसलिए जरूरी है आप पूरे मन लगाकर इस कार्यक्रम में भाग लें और जो कार्यक्रम में सिखाया जा रहा है उसके आगे भी आपको सीखना चाहिए, ताकि पंचायतों को सुदृढ़ बना सके, उसके व्यवस्था को सुदृढ़ बना करके अच्छी तरह से सर्विसेज आप लोगों तक पहुंचवा सकेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ही कठिन कार्य ये है कि पंचायत पूरी सरकार है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट सरकार है, पंचायत भी अपने
कार्यक्षेत्र में पूरी सरकार है, लेकिन इसमें काम करने की कार्यप्रणाली में बड़ा अभाव है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सालों में काम करते करते इतने इंस्ट्रक्शंस इश्यू हुए, इतने स्कीम्स इवॉल्व हुए, ये सारे चीज चलते चलाते हुए तो एक सिस्टम बन गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए, उनके किस तरह के कार्यप्रणाली उसको देखते हुए और अपने लोकल कंडीशंस को देखते हुए अपने रिसोर्स पर्सन्स को उनको यूज करते हुए अपने कार्यप्रणाली स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। लेकिन कोई ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, कोई यूनिफॉर्म प्रणाली पंचायतों में अवेलेबल नहीं है किस तरह से पंचायत अपने अच्छा तरह से काम कर सके। तो हम लोग NIRDPR की ओर से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अब भारत सरकार में पंचायत राज मंत्रालय है, उनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं, एक मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल लाना चाहिए पंचायतों के लिए, किस तरह से पंचायतों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसके अंदर के कार्य किस तरह से सुचारू रूप से हम कर सके, सर्विसेज किस तरह से सुचारू रूप से प्रोवाइड कर सके, अकाउंटिंग सिस्टम्स किस तरह से अच्छा होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा कैसे हम लोग कर सकेंगे और फाइल मेंटेनेंस सिस्टम कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को दर्शाते हुए एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल लाना चाहिए कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है पंचायतें सारे देश में, उन सारे लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस से संकलन करते हुए एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल लाना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं और आगे काम चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल एक पंचायतों के लिए बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल उपलब्ध है नहीं। जब तक वो उपलब्ध ना हो तो आप इस तरह के जो कार्यक्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही आप अपना सारा निचोड़ निकाल करके अपने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना चाहिए और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना चाहिए ताकि लोगों को जो उम्मीद है वो उम्मीद हम लोग पूरा कर सके, उनको जो सेवाएं उपलब्ध करानी है वो उपलब्ध करा सके। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि भारत सरकार में भी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर मैनुअल्स एंड सिस्टम्स है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है, कई रूल्स है, कई सिस्टम बनाए गए हैं, लेकिन पंचायतों में है नहीं ये सारी चीज़ें। तो आप अपने आप को खुद अपनी प्रणाली बनानी होगी आपको और सर्विसेज सुचारू रूप से उपलब्ध करवाना आपका दायित्व है, तो उसका आप निर्वाह भी करना जरूरी है। एक हमारा यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक इनोवेटिव कार्यक्रम NIRDPR के ओर से चलाया जा रहा है। मैं NIRDPR हमारे जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था इनके द्वारा चलाए जा रहे मुख्य जो पंचायत संबंधित कार्यों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि पंचायत के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए, आपके कार्य क्या होने चाहिए, किस तरह से अच्छा तरह से आप काम कर सकते हैं, सारे चीज़ ट्रेनिंग कोर्स में आपको बताएंगे ही। लेकिन हमारे क्या सोच है NIRDPR का और भारत सरकार का क्या सोच है, इससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं ताकि आपको ओवरऑल समझ में आए कि किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, भारत सरकार किस दिशा में बढ़ रही है और पंचायत के गवर्नेंस का सिस्टम किस तरह से किस दिशा में बढ़ रहा है। इसको अवगत कराने के लिए हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उसके बारे में आप इन ब्रीफ लघुतः मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक हमारा कार्यक्रम चलता है 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स। इसका उद्देश्य यह है कि पंचायतों में, जैसे मैं बता रहा था, कैपेसिटी की अभाव है, क्षमता का अभाव है, तो उस क्षमता को किस तरह से बढ़ाया सके, तो बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर ले। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए है कि 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हर 5 साल चुन के आते हैं, उन सारे लोगों को ट्रेनिंग करना इतना कोई आसान चीज़ नहीं है। और एक ट्रेनिंग से ऐसा नहीं है कि सारे पंचायत के लीडर, सारे पंचायत के जो कार्य है उसको सारी तरह से समझ सके, बिकॉज ये पूरी सरकार है पंचायत। अगर पूरी सरकार के काम काज को अच्छे से समझना चाहिए, कई महीनों का आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इतना ट्रेनिंग के लिए आपके पास भी समय नहीं है, न ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के संसाधन है। तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम लाए हैं, एक इनोवेटिव स्कीम भारत सरकार के फंडिंग से NIRDPR ले आया है कि कुछ मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स सारे स्टेट में हम लोग डेवलप करेंगे। उस मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर में यंग फेलोज करके अच्छे पढ़े लिखे जो नौजवान बच्चों को, लड़के लड़कियों को हम वहाँ पे तैनात करेंगे पंचायतों में,
ताकि वो पंचायत के जो लीडरशिप है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके साथ मिलकर के काम कर सके और अच्छे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस पंचायत में ला सके, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को ला सके और पंचायतों को एक मॉडल ग्राम पंचायत की तरह वो लोग उसको उभार कर ला सके। जब पंचायत एक मॉडल ग्राम पंचायत बन जाता है तो उद्देश्य यह है उसके आजू बाजू के जितने पंचायत है, इसके इर्द गिर्द के जो पंचायत है, वो मॉडल ग्राम पंचायत को देखकर उसके अंदर जो चल रहा है, किस तरह से कार्य चल रहा है, किस तरह से उसकी प्रणाली विकसित की गई है, उसको देख करके अपने प्रणाली बना सके, अपने प्रोसेसेस को बना सके। तो इसके लिए ये मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स ये बनाए जा रहे हैं। एक और जो हमारा मुख्य कार्य यह है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के गाइडलाइन 2018 में विकसित हुए हैं। ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRDPR के माध्यम से ही ये विकसित हुए हैं। 2018 में विकसित होने के बाद में कई हमने स्टेट्स के साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं और स्टेट्स फिर दोबारा SIRDs के माध्यम से और रीजनल वर्कशॉप्स के माध्यम से पंचायत लीडरों को, पंचायत फंक्शनरीज को ट्रेनिंग दिए हैं। इसका ये रिजल्ट ये रहा है कि 2,50,000 पंचायतों में से लगभग 95% पंचायतों में अब GPDP का बनना शुरू हो गया है। GPDP चल रहा है। GPDP 95% पंचायतें अब GPDP बना रहे हैं, लेकिन वो GPDP जो बन रहा है अच्छा क्वालिटी का GPDP नहीं बन रहा है। हालांकि क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन भारत सरकार के जितने मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, स्टेट के जितने डिपार्टमेंट है, वो सारे ये GPDP के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपने कार्यक्रमों को उसके साथ में जोड़ना चाहते हैं। एग्रीकल्चर भी जोड़ना चाहता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी जोड़ना चाहता है, सारे लोग इसमें जोड़ना चाहता है ताकि एक बिंदु हो, एक जगह हो जहां पे सारे कार्यक्रमों का संकलन हो सके, सारे कार्यक्रमों का कन्वर्जेंस हो सके। तो इसका ये प्रामुख्यता है, सारे डिपार्टमेंट पंचायत के साथ में जुड़ना चाहते हैं ये GPDP के माध्यम से। अब इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए ये GPDP को फर्दर हमने इंटीग्रेट किया है ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो इनका भी ये कोऑर्डिनेशन किया गया है, उसके गाइडलाइंस विकसित किए गए हैं। अब इसका अगला चरण ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वर्जन 2 अगले साल से ये लागू करने वाली है भारत सरकार। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले जितने भी पंचायतों के जो कार्य है और पंचायत अपने समझ से, पंचायत फंक्शनरी, पंचायत सेक्रेटरी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने समझ से ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। अभी ये कह रहा है भारत सरकार कि जो हमारे लोकल इश्यूज है कि किस तरह से हम अच्छे तरह से पीने का पानी लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, हमारे जो टॉयलेट फैसिलिटीज किस तरह से अच्छा से उपलब्ध करा सकते हैं फैसिलिटीज, और किस तरह से जो हमारी क्लीननेस ड्राइव है वो सारी चीज़ें किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जो मुख्य पंचायत के मुद्दे हैं उनको वो आगे लाना चाहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में। उसके लिए इन्होंने एक विस्तृत फ्रेमवर्क डेवलप किए हैं। उस विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत GPDP वर्जन 2 अगले साल से ये लागू होएगा, एम्फेसाइजिंग ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका भी, उसके भी गाइडलाइंस भी विकसित किए जाएंगे और उसको फिर आप सारे लोगों को भी ट्रांसमिट किया जाएगा। उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्था भी भागीदार रहेगा और आप तक उस प्रयास में हम लोग पहुंचेंगे, आपके साथ में जुड़ेंगे भी। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जैसे मैं बता रहा था अच्छा क्वालिटी का बनाना आवश्यक है, और जो वर्जन 2 है वर्जन 2 के लिए भी हम अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगले जनवरी से ये वर्जन 2 ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैं जानता हूं कि जितने हमारे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों के कितने मुश्किलात है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ कम है, संसाधनों का अभाव है, सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के फैसिलिटीज का अभाव है। मैं खुद ही माउंटेनियस स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में काम किया हूँ, हालांकि हिमाचल प्रदेश वगैरह में मैं काम नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह की मुश्किलात है।
तो इन सारे मुश्किलात को समझते हुए अपने तरीके का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान आपको बनाना चाहिए, वर्जन 2 ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। जब आप लोग यहाँ पर एकत्रित है, आप इस पर भी सोच विचार करें। ये मेरा कहने का मतलब है। आप सारे लोग एकत्रित हैं तो अपने जब कभी बातचीत करते हैं तो इस पर भी आप लोग विचार कर सके, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या हम लोग संसाधन जुड़ा सकते हैं, क्या हमारे रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं, एक दूसरे का हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हम एक दूसरे से कैसे सीख सकेंगे, एक दूसरे के आगे चलकर किस तरह से मदद कर सकेंगे, तो इस पर भी आप लोग विचार करें। एक और जो उत्कृष्ट कार्यक्रम जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज जो पिछले 6 महीनों में ये लागू किया है कि ए सर्विसेज बेस्ड सिटीजन्स चार्टर करके हमने एक कार्यक्रम को शुरू किया है। वो पिछले 6 महीनों के अंदर ही 1,95,000 पंचायतों में ये ऑलरेडी लागू हो चुका है। अब इसका ये है कि सिटीजन चार्टर ये नेशनल मिनिस्ट्रीज में भी है, स्टेट डिपार्टमेंट्स भी है। तो इसमें ये सिटीजन चार्टर ये गारंटी करता है कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है तो किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कौन व्यक्ति वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कितने टाइम फ्रेम में, कितने मयान के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके लिए क्या एप्लीकेशन होगा, उसके लिए क्या चार्जेस होंगे, ये सारे चीज़ों को स्पेसिफाई करते हुए सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा। इसको कहते हैं हम सर्विसेज बेस्ड सिटीजन चार्टर। तो सर्विसेज बेस्ड सिटीजन चार्टर को अब गाइडलाइन भी इशू हुए हैं और उसका कार्यान्वयन भी हो चुका है 1,95,000 पंचायतों में। अब फ्रैंकली मुझे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की परिस्थिति इस दिशा में मुझे पता नहीं है, लेकिन सारे देश में इतने पंचायतों में हुआ है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम अगला कार्यक्रम, अगला कदम हम लोग कुछ ही महीनों में लेने वाले हैं भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से, कि जो सिटीजन चार्टर बनाए गए हैं उस सिटीजन चार्टर को किस तरह से हम आईटी सिस्टम में मोबाइल फोन पर किस तरह से हम लोग उपलब्ध कराएं, ताकि जो हमारे सिटीजन है तो ग्रामीण वासी जो है उसको अपने एप्लीकेशन मोबाइल के माध्यम से भी अपने एप्लीकेशन डाल सके और उसके सेवाएं उसको समयबद्ध तरीके में उसको जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो सब सेवाएं मिलते रहे। तो इस दिशा में हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं। एक और जो बड़ा कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करवाया है, ये जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है। उससे पहले इन्होंने करवाया स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जिसके तहत हर ग्रामीण घर में टॉयलेट का प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे महिलाएं भी जो संडास करते हैं वो अपना सेफली कर सके और पब्लिक हेल्थ का हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सके। जो भी हम कह रहे हैं स्वच्छता से हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो इस उद्देश्य में भी काफ़ी वो सक्सेस मिला है। सिर्फ 5 साल में लगभग सारे देश में ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस हो गया है और सारे स्टेटों में, सारे गाँव में ये अपने टॉयलेट बने हैं, सारे लोगों को वो सुविधा उपलब्ध हुआ है। उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन ले आए हैं। इस जल जीवन मिशन के तहत हर गांव और हर गांव के हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलना चाहिए, ताकि महिलाएं दूर जाकर के पानी ले आने की जरूरत नहीं है और साफ सुथरा पानी सारे लोगों को अपने घर के नल से ही मिल सके। तो इसका ये उद्देश्य है। तो हम लोग 1 महीने के आसपास, लगभग 1 महीने पहले एक वर्कशॉप यहाँ पे किए थे यूनिसेफ के साथ में कि ये जल जीवन मिशन का किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है और उसको किस तरह से हम लोग सुदृढ़ कर सकते हैं। तब यूनिसेफ वाले हमसे कह रहे थे कि इतने बड़े पैमाने में जो कार्यक्रम लिया गया है, विश्व स्तर पर कहीं भी इतने बड़े पैमाने में इतने कम समय में कहीं भी इसको अचीव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया गया है। मतलब 5 साल में हर गांव के
हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नल का पानी उपलब्ध कराए। इतना उत्कृष्ट कार्य विश्व भर में कहीं भी कभी भी नहीं हुआ है इतने कम समय में जो हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, हम सारे लोगों को इस उत्कृष्ट कार्य में जुड़ जाना चाहिए ताकि हम सही मायने में नल का पानी सारे घरों में हम लोग पहुंचा सकेंगे। नहीं पहुंचाए, समय पे पहुंचाना जरूरी है। 2024 का इसका टारगेट है। टारगेट की ओर अच्छी तरह से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट देश भर में ऐसे हो गए हैं जिसमें हर घर, हर गांव के घरों में नल का पानी दिया जा रहा है आज के दिन इस कार्यक्रम के तहत। अब लगभग और 500 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेटस अचीव करने की जरूरत है। कार्य तो चल रहे हैं, हर गांव में ये कार्य चल रहा है, लेकिन पंचायतों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इस प्रकार से, क्योंकि अब ये फैसिलिटी तो डेवलप कर दिया जाएगा कि पानी का स्रोत क्या है उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। पानी के स्रोत को डेवलप करके, सोर्स को डेवलप करके वहां से अच्छे पानी को लाना चाहिए। अगर पानी का स्रोत नहीं है, वाटरशेड डेवलप करके पानी का स्रोत बनाया जाएगा। बना करके वहां से पानी लेंगे, उसके प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। जो पानी प्यूरिफाई किया गया, जो शुद्ध किया गया, शुद्ध पानी को फिर हम पाइपों के माध्यम से हर घर पहुंचवाएंगे। ये व्यवस्था है, व्यवस्था चल रहा है और लागू भी हो रहा है। जैसे मैं बताया था, लगभग 100 डिस्ट्रिक्टों में हर घर पे नल का पानी पहुंच गया है और डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे कोई आशंका नहीं है कि नल का पानी पहुंच जाएगा समयबद्ध तरीके में। 2024 का टारगेट है, तब तक पहुंच जाएगा। अब उसके बाद ही सारा खेल चलेगा जिसमें पंचायतों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये जाल बिछ जाएगा पाइप वाटर सप्लाई का, नल के पानी भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो पानी के सेक्टर में वॉश जो कहते हैं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बड़ा अभाव है। ये जाल तो बिछ जाएगा, पाइप भी बिछ जाएंगे, नल तक पानी भी पहुंच जाएगा, लेकिन 5-10 साल में ये सारे खराब होके पड़ जाएंगे इसका अच्छा सा मेंटेनेंस ना हो तो ये सारे सिस्टम का हमारे पास कई ऐसे इंस्टांसेस है, कई ऐसे उदाहरण है जिसमें ये देखा गया है कि जितने वॉश सेक्टर के इनिशिएटिव लेकर के बड़े पैमाने में जो हम पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाए हैं, उसका मेंटेनेंस के अभाव के कारण से पूरे खराब होके पड़ गए हैं। अगर पंचायत इन कार्यों में नहीं जुटेंगे, खास करके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, तो जितना ये फैसिलिटी दिया जा रहा है वो सारा खराब होके दोबारा पड़ जाएगा और लोगों तक जो फायदा पहुंच रहा है वो फायदा बंद हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि पंचायत ये जल जीवन मिशन में सुचारू रूप से जुड़े, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और ये सुनिश्चित करे न कि पानी, नल का पानी हर घर पहुंचे, लेकिन उसका अच्छा सा मेंटेनेंस भी हो आगे के लिए, और उसमें जो कलेक्शन सिस्टम करना चाहिए, अगर कुछ पैसों कलेक्ट करने की जरूरत है, कुछ रुपये कलेक्ट करने की जरूरत है, वो कलेक्ट करे और उसके माध्यम से अच्छा मेंटेनेंस कर सके। और उसके जैसे अगर पाइप खराब हो रहा है, पाइप को नया रिप्लेस करे। इन सारे चीजों का दायित्व पंचायत और सिर्फ पंचायत ही पर रहेगा। भारत सरकार लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए इस पर लागत लगा करके हर घर नल का पानी पहुंचवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जब ही सफल हो पाएगा जब पंचायत इसके साथ में जुटेंगे और अपना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इफेक्टिवली करेंगे। तो पंचायत का ये मुख्य एक और रोल उभर कर आ रहा है, जिसके साथ में NIR DPR भी जुटा हुआ है और हम लोग भी ट्रेनिंग देने में और जो DPR प्रिपरेशन वगैरह में सारे चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट का हाथ हम लोग बटा रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था कि इसमें मुख्य एक चीज़ है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने के लिए कि फंड की ज़रूरत है। कुछ फंड हम लोग, जिनको हम लोग पाइप नल का पानी दे रहे हैं, नल के पानी जिसको दे रहे हैं उनके पास से भी कुछ हम लोग अपना फंड कलेक्ट कर सकते हैं, चार्जेस कलेक्ट कर सकते हैं। उन चार्जेस से ही वो पाइपों का मेंटेनेंस होएगा
और पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस सिस्टम का ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा, शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन का भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होएगा। उसी तरह से हमारे जो रेवेन्यू सोर्सेस है, पंचायतों के रेवेन्यू सोर्सेस है, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ये एक रेवेन्यू सोर्स होएगा कि आप जो पाइप वाटर सप्लाई दे रहे हैं उसके लिए लोगों से कुछ अपना चार्ज ले रहे हैं। उसी तरह से जो कचरा कूड़ा है उसको भी सुचारू रूप से हम लोग कलेक्ट कर सके, उसके लिए भी कई पंचायत आगे आकर के अपने चार्जेस लेवे किए हैं और उसके साथ में जो रेवेन्यू आया है उससे अच्छा तरह से कूड़ा कलेक्शन का सिस्टम बनाया है, उससे बढ़िया ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया है, वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम। इस तरह से गांव भी कचरा और कूड़ा मुक्त रहे, स्वच्छ गांव सही मायने में बन गए हैं। और आगे बढ़ते हुए पंचायतें अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स करना चाहिए, जो हाउस टैक्स कर सकते हैं, हाउस टैक्स भी करे, प्रॉपर्टी टैक्स करे और बाकी भी प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह कुछ स्टेट अलाउ करते हैं, जो अलाउ करते हैं वो हम लोग कलेक्ट करें। अब कई बारी पंचायत नेतृत्व में ये शंका रहता है कि हम लोग टैक्स करने से अगले बारी शायद उनके ना आए इलेक्शन में, लेकिन जो अच्छे जो पंचायत के लीडर हमारे पास आए हैं वो ये कह के बताए हैं कि हम लोग टैक्स भी करें, चार्ज भी करें, लेकिन जब तक अच्छा सुविधा हम लोगों को दे, अच्छा फैसिलिटी दे, कोई उसके लिए आपत्ति नहीं करेगा। अब आपत्ति जब होती है जब आप टैक्स भी करेंगे, चार्ज भी लेंगे, लेकिन सुविधा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, चार्जिंग और सुविधा देना। तो जब दोनों ही साथ में करेंगे तो लोग अपने चार्जेस को का वहन करेंगे और वो देने के लिए भी आगे आएंगे। एक और जो हम कार्यक्रम अभी हाल ही में टेकअप कर रहे हैं वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार का ये सर्वोपरि संस्था है डिजास्टर मैनेजमेंट का। जैसे कोई कहाँ पे फ्लड आ जाए, कहाँ पे सूखा पड़ जाए और जैसे अर्थक्वेक आ जाए, उन सारे चीज़ों को किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, इस पे जोर है। अब इसका प्रामुख्यता बढ़ के इसलिए आया है ये कोविड के संदर्भ में। अब कोविड आया है, गया है, पहले तो कह रहे थे कि फर्स्ट 2 वेव, अभी 3 वेव आके हुए हैं। फर्स्ट वेव जो कोविड का आया है, लोग तो कहते रहे कि साहब ये सारे कोविड का वेव शहरी प्रांतों तक सीमित है, गांव प्रांत में कोई कोविड नहीं है, और लोग शहरों में से गांव में आना शुरू कर दिए ताकि वहां पे कोविड नहीं है, हम लोग वहां पे महफूज है, वहां पे हम लोग सिक्योर है। अब सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो शुरू हुआ है वो गांव से फिर शहर में फैलना शुरू हो गया है। तो गांव में से जो फैला जो कोविड है, कोविड तो फैला, उसके बारे में समझ नहीं है गांव में, कई गांवों में। उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए कोविड को कंट्रोल करने के लिए, क्या ट्रीटमेंट सिस्टम बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का कोई समझ नहीं है। इसलिए कई हमारे भाई बहन गुजर गए हैं, शहीद हो गए हैं। अब इनके गांव में जो कोविड हो रहा है, पंचायतों के मदद के लिए शायद ही कोई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आके आपके मदद किए होंगे, शायद ही कोई नेशनल रिप्रेजेंटेटिव आपको मदद किया होगा। तो इस तरह के जो लोकल हमारे समस्याएं हैं, स्पेशली जो चीज़ें जिस पर हम इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, अमल करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्षमता पंचायतों में ही होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में ही होना चाहिए। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम लोग बनवा रहे हैं, उसका रूपरेखा बनाए हैं। उसके लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सारे स्टेटों में सारे पंचायत तक हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो उस दिशा में मैं सोचता हूं कि आप सारे लोगों को बढ़ना चाहिए कि किस तरह से हम लोग खुद अपने विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना सकेंगे, ताकि अगर सूखा पड़े, अकाल आए या फिर वहां पे कोविड आए या जो भी अर्थक्वेक आए, जो भी डिजास्टर आए, उसको हम अपने आप डील करने के लिए सक्षम होना चाहिए। गांव के वासियों को एकजुट करके, उनमें जो वॉलंटियर है उनको एकजुट करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको ऑर्गेनाइज करके, चाहे कोविड हो या उसी तरह का दूसरा जो भी डिजास्टर आए,
हम खुद अपने गांव में अपने आप से उसको डील करने के लिए सक्षम होना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए। ये उसका उद्देश्य है, क्योंकि हमने ये देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई आना भी चाहे मदद करने के लिए, वो कई दिन कई हफ्ते लगेंगे। राष्ट्रीय स्तर से कोई आए महीने ही लग जाएंगे। तो तब तक तो जो होना है वो होनी तो हो चुकी होगी, तो आपको उससे कोई फायदा होना नहीं है। तो जरूरी यह है कि ग्रामीण स्तर पर ही डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हम अपने क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में आप अपने प्रतिभा को, क्षमता को, स्किल को आपको विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि पंचायतों को हम सुचारू रूप से चला सके, जो हमारा दायित्व है। तो अपने दायित्व को निभाने के लिए आप सारे लोगों को इस कार्यक्रम में मन लगा करके भाग लेना चाहिए। और मैं ये कहता हूं, ये कार्यक्रम आपके लिए एक रास्ता खोल सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है। उस रास्ते पर चल कर आप अपने आप से खुद अपने क्षमता को बढ़ाना चाहिए और पंचायतों का कार्य अच्छी तरह से आप लोगों को संभालना चाहिए और अपना दायित्व को निभाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर। आप आपका बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले, यहाँ आए, हम लोगों का सामने आपका आइडियाज, एक्सपीरियंस रखें। फॉर दैट वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप बताएं सर, 3-4 लाइन में अगेन रिपीट करना चाहता हूँ। जैसा सर आप बोले हैं, जो थर्ड गवर्नमेंट, जो तीसरी सरकार सशक्त होना चाहिए, क्योंकि जो बेटर सर्विस, क्वालिटी सर्विस लोगों के पास पहुंचाने के लिए तीसरी सरकार सशक्त होना चाहिए। और तीसरी सरकार सशक्त होने के लिए सर एक चीज़ बताए, जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, जो काम जहां होना चाहिए वो काम वही करना भी चाहिए। ग्राम पंचायत को जो काम करना चाहिए ग्राम पंचायत को काम दे देना चाहिए, नहीं तो वो काम को हम इंटरमीडिएट पंचायत को नहीं देना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। उसका साथ भी सर डिस्कशन किए हैं, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, जो 3Fs, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। पंचायत को तो फंक्शंस बहुत मिल जाता है, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज फंक्शंस आपको फंड और फंक्शनरी नहीं मिलता है। बहुत सारा ग्राम पंचायत में आपका फंक्शनरीज का अभाव है। पंचायत सेक्रेटरी एक पंचायत सेक्रेटरी 4-5-10 ग्राम पंचायत को मैनेज करते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, जैसा उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, उसमें एक पंचायत सेक्रेटरी 8-10 ग्राम पंचायत को मैनेज कर रहे हैं। सो इट मीन्स मैन पावर का कमी है। लेकिन हम जब डिवोल्यूशन ऑफ पावर का बारे में बात करते हैं तो तीनों एडिक्वेटली दे देना चाहिए पंचायत को, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। उसका ऊपर सर बहुत अच्छा से बताए। और एक चीज़ सर अच्छा से वो किए, वो सब चीज़ आपको क्यों नहीं मिल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट सोच रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कैपेबल नहीं है, उनका जो कैपेबिलिटी वो नहीं है, जो नॉलेज, अवेयरनेस, स्किल उनका पास नहीं है, उनका पास अवेयरनेस नहीं है। सो वो सब चीज़ नहीं है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट उनको नहीं दे रहा है, जो डिवोल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आपका जो एक्टिविटी मैपिंग वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, फेथ नहीं है पंचायत राज सिस्टम का ऊपर, और सोच रहे हैं नहीं, वो लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन वो जो आपका जो विचार, जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से सोच रहे हैं, वो उससे स्टेट गवर्नमेंट को बाहर होके आना पड़ेगा और पंचायत को पावर देना पड़ेगा, तब तो जो क्वालिटी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। और जो तीसरी सरकार जो है, सरकार का रोल क्या है? हर तरह का फंक्शन करना चाहिए। जैसे आपका प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए, अच्छा प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए, टैक्स भी इम्पोज करना चाहिए, टैक्स भी कलेक्शन करना चाहिए। तो वो सब चीज़ प्रॉपरली कर पाएगा जब वो सशक्त हो पाएगा। तो इसीलिए वो सब पावर पंचायत को देना चाहिए, नॉट ओनली ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, सबको देना चाहिए। और सारे एक चीज़ बोले, जो सेकेंड वर्जन ऑफ GPDP का बारे में सर जो बता रहे थे, अभी तो गवर्नमेंट का मिनिस्टर पंचायत राज का फोकस है कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, जो वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वो आप कैसे करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। GPDP को BPDP का साथ हम कैसे जोड़ेंगे और BPDP को DPDP का साथ हम कैसे जोड़ेंगे। तो वो प्रॉपर हम जब उसको इंटीग्रेट करेंगे, एक सस्टेनेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान हम बना पाएंगे। उसका ऊपर सार भी चर्चा किए हैं। और सार भी चर्चा किए लोकलाइजेशन ऑफ STC। अभी आप लोग जानते हैं
अभी 9 अप्रोचेस हैं फॉर रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले तो हम गोल का हिसाब से हम चर्चा कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। आजकल हम फिर वही 9 थीमेटिक एरिया का ऊपर हम चर्चा करेंगे, जैसे आपका हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, इन जेंडरिंग डेवलपमेंट। दीज आर द डिफरेंट थीमेटिक एरियाज। इस हिसाब से हम ग्राम में जो है सर्वांगीण विकास करने के लिए कोशिश करेंगे। उसका ऊपर सर भी बताए। और कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम का ऊपर सर भी चर्चा किए, जैसे आपका जेजेएम जल जीवन मिशन का ऊपर सर चर्चा किए, SBM का ऊपर चर्चा किए। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज सर जो बताया, जो OSR, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ग्राम पंचायत को, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जनरेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जनरेट करने के बाद उनका जो डिस्क्रिशनरी पावर वो एक्सरसाइज कर पाएंगे। कैसे हम काम लेंगे, कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, पास में पैसा होने से हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। जैसा टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया, वो हिसाब से हम कुछ ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। और एक चीज़ साहब जो बताए, लास्ट में बताना चाह रहा हूँ, जो हम इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट प्लान्स को, जो सपोज टेक फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसको हम लोकल प्लान का साथ हम जुड़ेंगे, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का साथ। जैसा हो गया आपका एनुअल एग्रीकल्चर प्लान, उसको भी हम GPDP के साथ जोड़ेंगे। एनुअल हेल्थ प्लान, उसको भी हम GPDP के साथ जोड़ेंगे। क्यों GPDP के साथ जोड़ेंगे? क्योंकि एक ही विलेज में और एक ही पंचायत में एक ही प्लान होगा, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्लान नहीं होगा, डिफरेंट हेल्थ प्लान नहीं होगा। जो भी होगा एक होलिस्टिक प्लान होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा। तो इसी का हिसाब से जो लोगों का जो नीड्स रिक्वायरमेंट्स, उसको हम अकम्प्लिश करने के लिए कोशिश करेंगे, वो एक इंटीग्रेटेड प्लान माध्यम से। तो बहुत सारा चीज सर बताए। So these are the very few important points I wanted to repeat. So thanks a lot, sir, for spending your valuable time with us.